नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हाल में आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, हर साल ये अपनी जो प्रिडिक्शन होती है कि ये कंट्री इतने परसेंट से ग्रो करेगी इस साल और अगले साल, वो रिलीज़ करती है साल में 2 बार। और इसी की रिपोर्ट, इसी की सर्वे, इसी का जो प्रिडिक्शन है वो दोबारा इसने रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया के बारे में इसने काफ़ी अच्छा, आप लोग ऐसा कह सकते हो, बात की है। इंडिया का जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो इसने अपने लास्ट प्रिडिक्शन जो है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज किया है। और मैं आप लोग को बता दूं कि आईएमएफ ने पहले जो इंडिया की ग्रोथ थी ना 2023 के साल के लिए, यानी कि 2022 से लेकर 2023 का जो साल था, उसके लिए आईएमएफ ने कहा था कि इंडिया जो है वो 6.1% से ग्रो करेगा। लेकिन बाद में आईएमएफ ने इसे कम करके कर दिया था 5.8%। और उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, अभी ये जो सर्वे आईएमएफ ने रिलीज किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंडिया के बारे में इसने कहा है कि इंडिया जो है वो 6.3% से ग्रो करेगा 2023 के साल के लिए। 2024 का भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये बात अगर आप लोग देखो ना, ये काफी अच्छा सिग्नल देता है इंडिया की जो आउटपुट है, इंडिया का जो काम है उसको लेके। जाहिर सी बात है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, उससे जुड़े हुए जितनी भी पार्टी होंगे, जितने भी लीडर होंगे, वो इस चीज पे फ्लैक्स करेंगे भी। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनने खुद इस चीज को अपने एक ट्वीट में मेंशन किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पीएम मोदी का ये ट्वीट है, जिसमें इनने वही आईएमएफ का जो एक पुराना डायलॉग है ना कि इंडिया जो है वो ब्राइट स्पॉट है एक डार्क ओरिजिन में, उसको रिपीट किया। उसके बाद काफी रिफॉर्म्स वगैरह की बातें, या फिर इंडिया के जो लोग हैं उनके स्किल्स की बातें, इस तरीके की बातें इनने की है। साथ ही साथ ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है आईएमएफ का जो सर्वे है उसका, वो इनने शेयर किया है, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चीज है, ये पूरा आईएमएफ की जो प्रिडिक्शन है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आईएमएफ ने ये कहा है कि 2022 में जो पूरा वर्ल्ड था ना, पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी थी वो थी 3.5%। ये 2023 में आईएमएफ का कहना है कि ये जो है ये हो जाएगी 3% की। अब जाहिर सी बात है, हाल के कुछ इवेंट्स जो हुए उनके बारे में आप लोग जानते होगे, उनको समझते होगे, तो ये चीज समझ ही गए होगे कि क्यों ये होगा। रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा पहले, उसके बाद यूएसए और चाइना के बीच में जो टेंशन है, जो भी आप लोग कह सकते हो, जो ट्रेड है उसको लेके जो बैरियर्स लगा रही हैं दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर, जो भी आप लोग कह सकते हो कि ट्रेड वॉर छिड़ा है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसका असर पड़ेगा पूरे वर्ल्ड की जीडीपी पे। फिर 2024 में आईएमएफ का कहना है कि ये होगा 2.9% का। एडवांस इकोनॉमी जितनी भी है, यानी कि यूरोप की कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, साथ ही साथ यूएसए हो गया, या फिर इस तरीके की बाकी कंट्रीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा हो गया, इनके बारे में आईएमएफ कहता है कि ये अब उतना ग्रो नहीं करेंगी। यहाँ आप लोग देख सकते हो 2022 में ये जो एडवांस इकोनॉमी है ये ग्रो की है 2.6% से। उसके बाद 2023 में बताया जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेंगे 1.5% से। और 2024 जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1.4% से ये ग्रो करेंगे। जर्मनी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाते हुए दिख रही है, रिसेशन में जा भी चुकी है इवन की, ये भी कहा जा रहा है। उसके बारे में काफी नेगेटिव जो प्रिडिक्शन है आईएमएफ का वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसकी जो जीडीपी है उसको नेगेटिव में बताया जा रहा है, 2023 में ये ग्रो करेगी, यानी कि कहने का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आप लोग को याद होगा कि जर्मनी की एक मैगजीन ने एक टाइम पे काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया था इंडिया का, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तो ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया में अभी भी ओवर पॉपुलेशन है, इस तरीके की बातें अपने इस आप लोग कह सकते हो पिक्चर से जर्मनी की इस मैगजीन ने कहने की कोशिश की थी। अब इनकी इकोनॉमी का अगर आप लोग देखो तो उल्टा बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यूरोप की बाकी कंट्रीज का भी यहाँ पर मेंशन है, इटली हो गया, स्पेन हो गया, इन सब का जो हाल है ना वो काफी ज्यादा बुरा है। 2022 में अगर आप लोग देखो तो इटली जो है वो 3.7% से ग्रो की थी, लेकिन 2023 में ऐसा बताया जा रहा है कि 0.7% से ये सिर्फ ग्रो करेगी। वही स्पेन का अगर आप लोग देखो तो 5.8% से सीधे ये हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना परसेंट का। यूके का भी आप लोग को याद होगा कि अभी जब इंडिया ने चंद्रयान भेजा था तो यूके ने काफी ज्यादा बोला था कि इंडिया के अंदर गरीबी है, ये है। उसके बाद ये चंद्रयान पे अपना पैसा खर्च कर रहा है। यूके की गवर्नमेंट को अपना जो एड देता है इंडिया को वो देना बंद करना चाहिए। इस तरीके की बातें यूके की मीडिया की तरफ से काफी ज्यादा कहा जाने लगा था। और यूके की जो हालत है, यूके की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यूके का तो इस समय मैं कहूंगा कि आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और यही कारण है, अगर आप लोग देखो ना तो पिछले एक साल में 3 पीएम जो है वहां पर वो बन चुके हैं। फिर इमर्जिंग मार्केट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चाइना भी अभी भी कहलाता है। इस तरीके की जो कंट्री है ना उनके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा आप लोग कह सकते हो रिजिलियंट इकोनॉमी जो है वो साबित हुआ है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट की भी जो इकोनॉमी है ना
उन पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, जो भी हाल में जियोपॉलिटिकल शॉक्स लगे हैं वर्ल्ड को उसका। लेकिन उन सारे शॉक्स को इंडिया ने काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्व किया। 2022 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 7.2% से जो इकोनॉमी है इंडिया की वो ग्रो की, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बड़ी बात है, काफ़ी प्राउड वाली बात है। इसके आसपास भी कोई इकोनॉमी नहीं थी, आप लोग ऐसा कह सकते हो। सऊदी अरेबिया एक इकोनॉमी थी जो कि 8% से भी ज़्यादा से ग्रो की थी, लेकिन उसका एक कारण था। दरअसल अगर आप लोग देखो ना तो 2022 में क्या हुआ था कि सडन जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ गया था, जिसका फ़ायदा मिला सऊदी अरेबिया को। लेकिन यहाँ आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझो कि सऊदी अरेबिया कोई नई चीज़ आउटपुट नहीं कर रहा था, कोई नया प्रोडक्शन, कोई नया आप लोग कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी वहाँ पर नहीं डेवलप हुई थी। उसके जो वर्क था, उसका जो आप लोग कह सकते हो कि पूरा वैल्यू एडिशन था वो उतना ही था। खाली वो जो प्राइस था ऑयल का, वो ऑयल का एक्सपोर्ट करता है और जो प्राइस था ऑयल का उसकी वजह से उसको फायदा मिला। जो बाहर की हालत थी उसकी वजह से सऊदी अरेबिया को फायदा मिला, इसलिए वहां पर 8% से ज्यादा जो इकोनॉमी है वो ग्रो की 2022 में। अब ऐसी चीज जो होती है ना, ये आप लोग कह सकते हो कि उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ग्रोथ है ये रियल ग्रोथ नहीं है, खाली बाहर की कुछ हालत की वजह से सऊदी अरेबिया को इसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो ये जो ग्रोथ है उसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिया जा रहा था। और अभी अगर आप लोग देखो तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऑयल के जो प्राइस है वो स्टेबलाइज किए हैं, सऊदी अरेबिया के ये जो ग्रोथ है ये 0.8% हो गया है 2023 के लिए एक्सपेक्टेशन IMF। और ये आप लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें जो बेस इफेक्ट है उसका भी असर पड़ा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का इतना ज़्यादा है कि सऊदी अरेबिया अब अच्छे बहुत ज़्यादा भी ग्रो कर ले तो भी परसेंटेज में ये उतना बनेगा नहीं, तो उसका भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि सऊदी अरेबिया का जो ग्रोथ था ना वो सिर्फ था ऑयल के प्राइस के बढ़ने की वजह से, जबकि इंडिया का जो ग्रोथ था वो इस वजह से था क्योंकि यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही थी। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो है उसका फायदा इंडिया को मिल रहा है। इंडिया ने खुद से काफी ज्यादा स्टेप लिए अपने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने के लिए। इन सब चीजों का फायदा जो है वो इंडिया को मिला है यहाँ। फिर इंडिया का अगर आप लोग देखो ना 2023 के साल के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो है 6.3% का, और 2024 के साल के लिए भी अगर आप लोग देखो तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये है अराउंड 6.3% का। और ये चीज़ देखो आप लोग बाकी इकोनॉमी को देखो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इतनी तेज़ी से इसके आसपास भी अगर आप लोग देखो तो कोई और कंट्री नहीं है, 5% की कंट्री आप लोग को मिल जाएंगी, लेकिन उतना आप लोग देखो तो और एक दो को छोड़ के और कोई कंट्री इसके आसपास नहीं है। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। लेकिन फिर आज के टाइम में जो बदलता हुआ आप लोग कह सकते हो वर्ल्ड है उसका जो फायदा इंडिया को मिल रहा है, उसके देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये सफिशिएंट नहीं है, या फिर फ्यूचर में जो इंडिया की नीड होने वाली है ना उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8% कम से कम होनी चाहिए। अभी जाके आने वाले टाइम में इंडिया चाइना के सामने आप लोग ऐसा कह सकते हो एक मजबूत कंट्री की तरह खड़ा हो पाएगा। आज के टाइम में अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और IMF की इस रिपोर्ट के बाद या फिर इससे पहले भी अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की बातें की जाती है कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन उस टाइम पे भी इंडिया की जो GDP होगी वो होगी अराउंड 5 ट्रिलियन के आसपास, और चाइना की जो GDP होगी उस टाइम पे वो होगी अराउंड 25-26 ट्रिलियन के आसपास। तो आप लोग कह सकते हो कि उस टाइम पे भी इंडिया की जो GDP है उसके 5 टाइम्स ज़्यादा होगी चाइना की GDP। तो ऐसे में इंडिया जो है उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रहेगा चाइना से। इसीलिए कहा यह जाता है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है इसको बहुत ज़्यादा तेज होना पड़ेगा अभी। इसके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इस पूरे चीज़ों में, ऐसा आप लोग कह सकते हो। चाइना का भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो लास्ट ईयर ग्रोथ था इस चाइना का वो था 3% का, और 2023 में ऐसा बताया जा रहा है कि 5% का जो ग्रोथ है वो चाइना का होने वाला है, जो कि अगर आप लोग देखो ना तो मैं कहूँगा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है चाइना के लिए इतना भी जो ग्रोथ रेट है अचीव कर पाना, क्योंकि इस समय चाइना की जो हालत है ना वो अगर आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। चाइना में इस समय जो वहाँ पर प्रॉपर्टी क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल इतना ज़्यादा डिफ्लेशन है चाइना में कि कोई भी नए हाउस नए अपार्टमेंट्स खरीद ही नहीं रहा है। लोगों को ये लग ही नहीं रहा है कि कल को ये इसके जो प्राइस है वो बढ़ेंगे और हम लोग फिर इसको बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा।
वहाँ पर डिफ्लेशन है। दुनिया में इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं, दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम है उसको होते हुए देख रहे हैं। चाइना में उल्टा चीज हम लोग देख रहे हैं, चाइना में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर हाउसिंग को लेके या फिर बाकी भी इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसको लेके इतना ज्यादा काम हो चुका है कि कई अपार्टमेंट्स वहां पर खाली पड़े हुए हैं, कोई खरीद नहीं रहा उनको, जिसका रीजन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वहां पर उसकी जो इकोनॉमी है उसमें डिफ्लेशन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5% का आप लोग कह सकते हो चाइना का टारगेट है या फिर जो भी चाइना का को लेकर प्रिडिक्शन है IMF का, वो भी अचीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट ईयर का ये बताया जा रहा है कि चाइना में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और 4% से थोड़ा ज्यादा से चाइना की जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी 2024। रशिया का भी देख लो, यहाँ पर रशिया का 2022 में -2.1% से ग्रो किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन 2022 में 2.2% से ग्रो करने का बताया जा रहा है और 2024 में 1.1% से ये ग्रो करेगा। इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है। इंडिया का ये जो रेजिलियंस है या फिर इंडिया का ये जो भी ग्रोथ है, जो अच्छा ग्रोथ है जैसा कि IMF का कहना है, जैसा कि IMF की प्रिडिक्शन है आप लोग कह सकते हो, इसका कारण बताया जा रहा है कि इंडिया की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, जैसे कि गति शक्ति स्कीम के बारे में आप लोग ने सुना होगा। इस तरीके के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इंडिया में, जो रोड है वो बहुत तेज़ी से डेवलप की जा रही है। तो इस तरीके की जो काम है ना, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की इकोनॉमी को इतना रेजिलियंट खड़े होने में। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखो ना तो ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की बातें भी की जा रही है कि इंडिया का जो डेब्ट टू GDP रेशियो है ना वो चाइना के ही बराबर है, इसलिए इंडिया और चाइना दोनों ही इस समय खतरे में। यहाँ मैं आप लोग को बताऊं तो इस तरीके के आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ट्विटर पे भी काफ़ी इस तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही है कि ये जो डेब्ट टू GDP रेशियो है इंडिया का वो चाइना के बराबर ही है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके बारे में अगर आप लोग देखो ना तो IMF ने खुद क्लियरिफाई कर दिया है कि ठीक है, ये जो डेब्ट टू GDP रेशियो है ये ऑलमोस्ट सेम है। इंडिया का जो D2G रेशियो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा अराउंड 81.3% के आसपास, 81% से थोड़ा ज़्यादा आप लोग ऐसा कह सकते हो। और चाइना का जो D2G रेशियो है वो है 83% के आसपास। अब ये जो D2G रेशियो है इसका पहले तो मैं मतलब आप लोग को बता दूं कि मान लो आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो उसमें आपके ऊपर कितना कर्ज है। जैसे कि मान लो किसी कंट्री का 80% का D2G रेशियो है, तो वो कंट्री अगर 100 रुपये कमाती है तो 80% 100 रुपये का, यानी कि 80 रुपये उस पर कर्ज है। तो अब ये 100 रुपये जो है ये कमाती है वो एक साल में मान लो, तो 80 रुपये ऐसा नहीं है कि एक साल का कर्ज है, ओवरऑल जो उस पर कर्ज है वो इतना है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये चाइना और इंडिया का, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि 80% से थोड़ा ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ का। और इसमें अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सी कंट्री ऐसी मिल जाएंगी आप लोग को जिसमें 100% से भी ज़्यादा है। दरअसल उन कंट्रीज़ को लोन जो है वो आसानी से दे देती हैं, इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी आसानी से उन लोग को लोन दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है, उनको पता होता है कि यहाँ पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, यहाँ से हम लोग को पैसा जो है वो वापस मिल ही जाएगा। इसीलिए बहुत सी कंट्री का जो 100% है उससे भी ज़्यादा होता है। और हर कंट्री जो है ना उसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उसका एक आप लोग कह सकते हो कि सेफ लिमिट होता है। इंडिया का, और जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है, चाइना के बराबर ही है, जबकि IMF ने खुद ही कह दिया है कि ठीक है चाइना के बराबर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो IMF के स्टेटमेंट पूरा यहाँ पर मेंशन है। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि इंडिया का ये जो D2G रेशियो है ये सेफ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो खतरे में है, ये बहुत ज़्यादा सेफ है। आने वाले टाइम में ये इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इसको आप लोग कह सकते हो कम कर देगी, उसकी वजह से ये जो D2G रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, इतनी तेज़ी से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। तो इस तरीके की बातें जो है वो IMF ने की है। फिर IMF ने हमास और पैलेस्टाइन का जो इशू है उसका भी मेंशन किया। आप लोग ऐसा कह सकते हो कि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड की GDP देश पे दे सकता है। और इस तरीके की और भी बातें जो है वो इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आप लोग कह सकते हो IMF ने की।